ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ा सर्दी के कारण बार बार छींक आ रही थी। मैं फिर से शुरू कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। ओके, तो डायमेंशन फार्मूले की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने क्या बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो हमने जो इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको दो टाइप की पढ़ाई थी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में मैंने कहा था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब कि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, है ना, और करंट, ये सारे जो है मैंने आपको पूरा लिस्ट बनवाई थी एसआई में, ठीक है ना। 9 क्वांटिटीज थी, तो लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन डेराइव क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो डेराइव क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटीज आती है जो किसी और पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क है वो क्या दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर भी कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी कर रहा है। मतलब वर्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? डेराइव क्वांटिटी। अब मैं क्या कर रहा था वो बता रहा हूँ। अब आपको ये कोशिश करना है कि यहाँ पर जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो सारे फंडामेंटल में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो सारे फंडामेंटल में कन्वर्ट हो जाए, मैं वही कर रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, लिख दिया। क्या फोर्स फंडामेंटल है? नहीं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख दिया। अब क्या मास फंडामेंटल है? हाँ। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? हाँ। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? नहीं। एक्सेलरेशन भी डेराइव है, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम पे। तो मैंने इसको लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब फिर से चेक कर लो, क्या मास फंडामेंटल है? हाँ। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? हाँ। टाइम फंडामेंटल है? हाँ। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है? नहीं। वेलोसिटी भी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब लास्ट टाइम एक बार फिर से चेक कर लो, क्या मास फंडामेंटल है? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है? हाँ। क्या टाइम फंडामेंटल है? हाँ। मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ की सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल हो जाए, तो क्या फंडामेंटल हो गई सारी? हाँ। अब देखो, मास डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर। अब देखो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो याद रखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूले में लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मास को करते हैं एम से, टाइम को करते हैं टी से। और जैसा मैंने लिखा है सेम ऐसा ही कैपिटल लेटर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यही होता है तरीका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का। तो मास, मास को कैसे लिखते हैं? कैपिटल एम, तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल एम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस नहीं होता है टेक्स्ट से, तो एल, एल का स्क्वायर। डिवाइड में क्या है? टाइम, टाइम का स्क्वायर, तो टाइम को लिखते हैं टी। टी डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो पावर कैसी जाएगी? माइनस, तो ये क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक डेराइव क्वांटिटी लेके चला था। कौन सी क्वांटिटी लेके चला था मैंने? डेराइव। और उसको ब्रेक कर करके किसके टर्म्स में लिख दिया? फंडामेंटल के टर्म्स में। किसके टर्म्स में लिख दिया? फंडामेंटल। ये सारे फंडामेंटल है ना। तो यही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डेफिनेशन सुन लीजिए। The formula which represents derived quantity, the formula which represents derived quantity in terms of fundamental quantity। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि डेराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। समझे? और लिखते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा कैपिटल लेटर्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2।
है। तो व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला? द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आया? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे और भी है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जैसा कि मैंने कहा, ये जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये तो हो गई डायरेक्ट क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फंडामेंटल होता है, और टाइम भी जो होता है वो भी फंडामेंटल होता है। तो इसको मैं ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन लोग को इतना कुछ ब्रेक करना पड़ा था, यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन डायमेंशन फॉर्मूला में? एल से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। टी डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, तो क्या मिलेगा आपको? एल टी की पावर -1। तो देखो क्या हुआ, एक डायरेक्ट क्वांटिटी है जिसको हमने किसके टर्म्स में ब्रेक कर दिया? फंडामेंटल के टर्म्स में। तो यही फॉर्मूला क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फिर से सुन लीजिए, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट डायरेक्ट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। और भी आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। तो देखिए, जैसे फोर्स की बात कर लेते हैं। क्या फोर्स का कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब आपको डायमेंशन बनाने के लिए क्या चेक करना है? यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी लिखी हो सारी फंडामेंटल हो। तो क्या मास फंडामेंटल है? हाँ। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? नहीं। वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या फंडामेंटल है? नहीं। इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये K into T हो गया। क्या सारे नंबर, क्या सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं? हाँ। तो अब देखो इसको, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, आगे लिख देता हूँ। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, है ना? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? m। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला l, और टाइम क्योंकि t into t है मतलब t स्क्वायर हो गया, तो टाइम का क्या हो गया? t स्क्वायर। डिवाइड में है, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? m l t की पावर -2, है ना? तो क्या हुआ, आपकी जो डेराइव क्वांटिटी है वो किसके टर्म्स में ब्रेक हो गई? फंडामेंटल के टर्म्स में ब्रेक हो गई। तो यही फॉर्मूला क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया? और आप इस डायमेंशनल फॉर्मूला को चाहो तो देख के इसकी यूनिट भी बता सकते हो, है ना? जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, देखो जरा, मास एल मतलब एम एल टी की पावर -2। एम फॉर मास का फॉर्मूला, मास की यूनिट केजी। एल फॉर लेंथ की यूनिट मीटर। टी फॉर टाइम की यूनिट सेकेंड। बन गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट। इसी को अपन लोग न्यूटन कहते हैं। तो इसकी हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला देख के यूनिट भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट अ डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यूजिंग पावर इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया इतना? अब देखो, इस डायमेंशनल फॉर्मूला का हमारे इस फिजिक्स में यूज क्या है, हम क्या क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, पहला यूज तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। क्या बता दिया? कि अगर आप चाहें तो डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट बना सकते हो यूनिट। बाकी के यूज मैं बता देता हूँ आपको। वैसे बहुत सारे यूज है, बट आज मैं फिलहाल इस क्लास के लिए एक ही यूज बताऊंगा।
ताकि मैं उसका यूज बता दूं, उसको सॉल्व करने का तरीका बता दूं, फिर मैं जो होमवर्क दूंगा आप लोग उसको करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूले का पहला, टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। मतलब अगर मान लो कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भी फिजिक्स में हम इतने सारे इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोग को न्यूटन की 3 इक्वेशन पढ़ा चुके है ना, तो इतने सारे इक्वेशन होते हैं। अब वो जो फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये कौन बताएगा? तो आप चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से चेक कर सकते हो कि वो जो इक्वेशन लिखा है वो सही है या गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने न्यूटन का इक्वेशन पढ़ा हुआ है, मैं सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, सभी ने आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हमको पता, अब ये तो न्यूटन ने दे के चलेगा, चलो मान लिया हमने, लेकिन हमको कैसे पता कि ये सही है या गलत? तो आप चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत। मैं चेक करके बताता हूँ कि ये सही है या गलत है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जो होमवर्क दूंगा उसको आप लोग खुद सॉल्व करके चेक कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज लिखी है, सबसे पहले आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बना के बता देता हूँ। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, टाइम का टी, तो क्या बन गया? एल टी इनवर्स। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल टी इनवर्स। टी फॉर क्या होता है? टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका भी मैं एक बार बना के बता देता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी है, मतलब टाइम का स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, और टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। टी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, तो क्या बन गया? एल टी की पावर -2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करने लगोगे और अच्छे से पढ़ने लगोगे ना, तब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी सॉल्व करने की। ठीक है, बचता है यहाँ पे 1/2। तो जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब सबके डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गए हैं तो उठा के सबको यहाँ रख दीजिए। एस का क्या है? एल इक्वल टू यू का कितना है? एल टी पावर -1 इंटू टी का कितना है? कैपिटल टी, प्लस 1/2। तो मैंने क्या बोला? 1/2 कांस्टेंट टर्म है, उसको इग्नोर कर देते हैं अपन। ए का मतलब एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल टी की पावर -2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टी। तो ये बन गया टी का। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, अब आप लोग 11th क्लास में हो, इतना मेरे को लगता है कि आपको समझ में आता होगा कि मल्टीप्लाई में लिखे हैं और दोनों के बेस कैसे हैं? इक्वल। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो यहाँ पावर है -1 और यहाँ है पावर 1, तो -1 + 1 पावर 0, मतलब हम उसको लिखेंगे ही नहीं, पावर 0 प्लस। सेम यहाँ पर बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, तो -2 + 2 0। यहाँ पर भी एल को लिखने की जरूरत नहीं है, तो एल प्लस एल कितना हो गया? 2l।
और अभी मैंने बताया कि 2 क्या है आपका कांस्टेंट, मतलब ये जो 1 2 3 जो होते हैं ना, ये सब कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो अपन इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या मिला, L इक्वल टू L, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है। हाँ बराबर है, मतलब ये वाला इक्वेशन सही है। तो ऐसे ही चेक करते हैं कि आप जो भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, चेक करना है, उसमें सभी के आप डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो, सॉल्व कर दो। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल जाते हैं, मतलब वो इक्वेशन सही है, और अगर बराबर नहीं मिलते हैं तो वो इक्वेशन गलत है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क है, ध्यान से देख लो। न्यूटन का जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और साथ में एक मैं दे रहा हूं टाइम पीरियड का, t इक्वल टू होता है l अपॉन जी। l का मतलब होता है लेंथ, पता ही है आपको, और g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी पता है आपको। तो आपको ये तीनों इक्वेशन चेक करनी है कि ये सही है या गलत है। तो कैसे चेक करोगे, सेम ऐसे ही सबके डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो, सॉल्व करो और देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं मतलब इक्वेशन सही है, अगर नहीं आते हैं मतलब इक्वेशन गलत है। और इसमें जो भी ये कांस्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 2 पाई लिखा है, ऐसे और भी जितने कांस्टेंट टर्म आते हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हो, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद मैं इसका सेकेंड एप्लीकेशन करवाऊंगा, फिर आप लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे को कि आज तक तो वैसे तुम लोगों ने कभी किया नहीं है, इस बार ये जो होमवर्क है वो प्रॉपर टाइम पे मेरे को सबमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय, आज के लिए इतना ही।